नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं, लेकिन यह बात सच नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है। मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार भी हमारे समाज में मौजूद है, जो कि घरेलू हिंसा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम सभ्य समाज में रहते हैं, क्योंकि सभ्य समाज में घरेलू हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमारे देश की बात करें तो भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रयास काफ़ी नहीं है जब तक कि महिलाएं अपने अधिकारों को, कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं होंगी, शिक्षित नहीं होंगी। सरकार उन्हें आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता देने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन महिलाओं को भी आगे आना होगा, अपने स्तर पर भी प्रयास करने होंगे। क्या है घरेलू हिंसा? क्या क्या कारण है इसके? क्यों करते हैं लोग घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ? इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जतेश, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैडम। और इन्हीं के साथ हैं एडवोकेट रेखा मित्तल, हिसार कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं ये। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम जतेश, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत अगर हम आम आदमी की बात करें, आम भाषा में बात करें, तो कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है? किस तरह की एक्टिविटीज़ को आप घरेलू हिंसा समझते हैं? जी, घरेलू हिंसा का मतलब है घर की चार दीवारी के अंदर ही किसी भी महिला के साथ मारपीट करना, उसको गाली देना या उसका अपमान करना, या उसके साथ जिसको हम कहते हैं इमोशनल टॉर्चर, उसकी भावनाओं के साथ खेलना, या घर का खर्चा ना देना, उसको बच्चों को परेशान करना, और इसके साथ साथ बच्चे 18 वर्ष से कम बच्चों को भी दुख देना या ऐसी स्थिति पैदा करना जिससे कि महिला या बच्चों को दुख पहुंचे, स्थिति असहनीय हो जाए जिसे वो सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, महिला के साथ साथ बेटा या बेटी 18 वर्ष से कम तक। तो ये सब कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसको हम घरेलू हिंसा के तहत लेते हैं। और इसके साथ साथ घरेलू हिंसा में कई बार महिलाओं को पुरुष कहते हैं कि तुमने नौकरी नहीं करनी, या उनको नौकरी करती हुई को ये कहना कि तुम्हें नौकरी छोड़नी है। ये भी और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो घरेलू हिंसा के तहत आती हैं। यानी कि उनके डिसीजन को ना मानना या उनके डिसीजन से उनको पीछे हटाने का प्रयास करना, दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। बिल्कुल सही कहा अंजू जी आपने कि जो वो कुछ करना चाहती हैं, जो वो डिजर्व करती हैं, उससे उनको रोकना भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सिर्फ शारीरिक रूप से प्रताड़ना करना ही हिंसा नहीं है, इमोशनली उसको टॉर्चर करना, अपमान करना भी तो हिंसा का ही एक रूप है। जी मैडम, लीगली अगर हम बात करें लीगल एस्पेक्ट की, तो उसमें घरेलू हिंसा को कानून हमारा जो है वो कैसे डिफाइन करता है? देखिए, कानून जो है हमारा घरेलू हिंसा को दो तरीके से डिफाइन करता है। एक होती है शारीरिक घरेलू हिंसा और एक होती है मानसिक घरेलू हिंसा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा हुई है तो उस औरत के शरीर पर चोट हो या मतलब फिजिकली उसको टॉर्चर किया गया है। अगर इसको इमोशनली भी टॉर्चर किया गया है तो हमारे कानून में उसको भी एक तरह से टॉर्चर माना गया है जी। तो जिसके लिए हमारे संविधान ने सन 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्ट में सेक्शन 12 में घरेलू हिंसा के लिए प्रोविज़न बनाए हैं, जिसमें अगर मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि लेडीज़ कहती है कि हमारे साथ घरेलू हिंसा हो रही है, अगर हम इसकी कहीं शिकायत देंगे या कोर्ट में केस करेंगे तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस कानून की खास बात यही है कि अगर आप घरेलू हिंसा के लिए अपने फैमिली, वो इन लॉज भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हैं, उनके खिलाफ केस करना चाहते हैं तो कोर्ट आपको स्पेशल ऑर्डर देगी कि आपको उसी घर में रखा जाए विद फुल रिस्पेक्ट। आपको मेंटेनेंस अलाउंस दिए जाएं, आपकी रिस्पेक्ट की जाए, आपको ताने ना मारे जाएं, आपको फिजिकली टॉर्चर ना किया जाए। यानी कि हमारा कानून भी ये मानता है कि सिर्फ फिजिकली टॉर्चर ही घरेलू हिंसा नहीं है। आप उसको, उसके मन को अगर किसी प्रकार की ठेस पहुंचती है, वो अपमानित महसूस करती है,
तो वो भी घरेलू हिंसा का एक पार्ट है लीगली। बिल्कुल अंजू जी, क्योंकि फिजिकल आप जो आपके साथ हिंसा है, फिजिकल जो वायलेंस है वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन जो आपके साथ मेंटल जो वायलेंस है वो आप दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आप अंदर से धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, क्योंकि आप वो चीजें शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं और आपको इनडायरेक्टली टॉर्चर किया जा रहा है। जी मैम, पूछना चाहेंगे आपसे, आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, तो अगर हम साइकोलॉजिकली हमारी सोच की बात करें, मानसिकता की बात करें, तो क्या लगता है कि घरेलू हिंसा के कारण क्या है हमारे समाज में? अक्सर ये देखा जाता है कि पुरुष महिला को पीटता है, मारता है, गाली गलौज करता है या उसको टॉर्चर करता है, उसका शोषण करता है। क्यों ऐसा होता है? पुरुषों की ऐसी मानसिकता के पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण है? देखिए अंजू जी, हमारा समाज, भारतीय समाज शुरू से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है जी। एक बच्चा, खासकर लड़का, अपने पिता को जो भी कुछ अपनी माँ के साथ करते हुए देखता है तो वो उसको वहाँ से अडॉप्ट करेगा और आगे चलकर वो अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वही व्यवहार करेगा। या कोई भी पुरुष, क्योंकि आजकल अगर हम देखते हैं, आजकल की बात करें तो महिलाएं भी उतना ही पढ़ रही हैं, बल्कि ज़्यादा पढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर हीन भावना है। वो अपने आप को एक तरफ तो पुरुष प्रधान समझता है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं कि वह, उसकी जो पत्नी है उससे ज़्यादा कमा रही है या अपने पैरों पर खड़ी है, तो उस हीन भावना के तहत भी वो कई बार हिंसा करता है। ये कुछ कारण हैं जिनको देखकर वह बच्चा अपने आगे चलकर उसकी जो कंसिक्वेंसेस हैं वो बहुत ख़राब भी हो सकती हैं। कई बार ऐसे लगता है कि जैसे आपने कहा कि वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है बिहेवियर अपने फादर का, अपनी मदर के साथ जैसा भी बिहेव वो कर रहा है, तो कई बार तो उसको अडॉप्ट कर लेता है, आने वाले फ्यूचर में वो वैसा ही बिहेव करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैम जैसे वो अपने फादर से जो है मतलब उस पर आक्रोशित रहता है और उसका रिजल्ट ये रहता है कि वो भी एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाता, यंग एज में जाके वो कहीं ना कहीं अग्रेशन के रूप में उसके बाहर आता है। तो ये भी हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक है मैडम। बिल्कुल हानिकारक है ये। और ऐसा देखा गया है कि हमारे समाज में कई बार जो लड़का है फादर को वो देख रहा है, अपने पिता को, और वो या तो वो बहुत ही फादर के साथ भी बहुत झगड़ालू बन जाएगा, अपना खुद का उसका जो करियर बनना चाहिए वो खराब कर बैठेगा, और लड़कियां वो बहुत दब्बू किस्म की हो जाएंगी, चुप रहेंगी, उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो उसका विकास हो ही नहीं पाएगा। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे बाहर जो अपने से कमजोर बच्चे हैं उनके साथ वो वहाँ पर जाकर हिंसा करते हैं, जानवरों के साथ हिंसा करते हैं, या फिर कुछ बच्चे काफ़ी इस चीज़ को जो मेंटली टॉर्चर फील करते हैं तो वो अवसाद की स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति में भी चले जाते हैं। तो मैडम आप एक्ट की बात कर रही थी, एक्ट 2005, वो क्या कहता है कि मान लो अगर किसी महिला को लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो साइकोलॉजिकली गलत हो रहा है, अभी मैडम ने कहा कि आपको वहाँ नहीं जाना है, वो ड्यूटी पे अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो, तो ऐसे में क्या है कि कानूनी रूप से उसको अगर मान लो फिजिकली भी टॉर्चर हो रही है, मेंटली भी टॉर्चर हो रही है, तो कहाँ जाए सबसे पहले? क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ को ये पता ही नहीं होता कि उनके जो लीगल राइट्स हैं, सरकार ने उनको क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं कानूनी तौर पे, और वो उनका लाभ कैसे उठाएं। और अगर वो जाना चाहे भी तो कई बार जाने भी नहीं दिया जाता, रोक लिया जाता है, उससे फोर्सफुली रोक लिया जाता है। तो ऐसे में क्या करें महिलाएं? देखिए मैम, जो आपने एक डोमेस्टिक वायलेंस की बात की कि उसमें फिजिकल वायलेंस भी हो रही है, मेंटल वायलेंस भी हो रही है, तो हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन है फीमेल्स के लिए। पहला ऑप्शन 100 नंबर बहुत इजी है मैम याद करना। अगर आप जा नहीं पा रही हैं, जैसे कि जाने नहीं दिया जा रहा है या आप कैपेबल नहीं है थाने तक या पुलिस स्टेशन तक जाने में, तो आप 100 नंबर पर कॉल करिए, क्योंकि और नंबर शायद याद ना रहे, 100 नंबर आप मिलाएंगे, उस वक्त आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर है जिसके पास आप जा सकती हैं, अपनी कंप्लेंट दे सकती हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे इन चीज़ों से बचाया जाए। प्लस एक वुमेन सेल होता है मैम हर शहर में, जो एसपी ऑफिस के अंडर है, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। लास्टली, अगर आपको लगता है इन चीज़ों से बात नहीं बन रही है तो कोर्ट में आप जाकर अपना केस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। उसमें आपको क्या है, जाते ही आपका खर्चा भी बंधेगा फर्स्ट हियरिंग के बाद, उसको इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं। आपको रहने के लिए अगर उसी घर में चाहते हैं तो उसी घर में जगह ऑर्डर किया जाता है कि उसी घर में उसको रहने दिया जाए, या आप अलग रहना चाहते हैं तो उसके हस्बैंड को कहा जाएगा कि आप उसको किराया दें
उसके हिसाब से। उसके बाद आप अगर उसी घर में रह रहे हैं तो आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर ना किया जाए, इस सब की श्योरिटी के साथ आपको दोबारा उस घर में भेजा जा सकता है। इस बात की जो है मतलब ये कहाँ श्योरिटी मिलेगी कि उसके साथ मेंटली टॉर्चर नहीं होगा? कानून कैसे इसकी व्यवस्था करेगा? ये जो जब मैम उसको ऑर्डर दिया जाता है कि उसी घर में उसको रहना है, तो हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर को प्लस एक पुलिस के एम्प्लॉय को साथ भेजा जाता है और वहाँ पर उसको भेजकर ये उनको लोगों को समझाया जाता है कि कोर्ट ऑर्डर से आ रहे हैं, अगर इनके तरफ से कोई भी शिकायत आई तो आपके के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस वो अपडेटेड रहती है। फीमेल भी कोर्ट में आती है डेट्स पे, तो अगर उसके साथ कुछ भी ऐसा मिसबिहेव, कोई वायलेंस कुछ भी होती है तो वो कोर्ट को अपडेट कर सकती है। मैम एक सवाल और, कई बार जिसके साथ हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, वो चाहे वो सामाजिक प्रेशर लगा लो, फैमिली का प्रेशर लगा लो, या कई बार इमोशनली बच्चों के बारे में सोच के भी एक लेडी चुप रह जाती, तो ऐसे में अगर कोई उसका जानकार फ्रेंड या कोई और अगर शिकायत देता है, क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है? होती है मैम, लेकिन जानकार फ्रेंड के अलावा अगर कोई उनका फैमिली मेंबर है, लाइक उनके पेरेंट्स हैं, ब्रदर है, कोई कज़न है, अगर वो चाहे तो वो भी उसके बिहाफ पे जाकर केस फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे में मान लो कोई पड़ोसी ने देखा कि इस साथ घर में कुछ हो रहा है, वो अगर शिकायत देते हैं, जी बिल्कुल कॉग्निजेंस लिया जाता है मैम। अगर आपको और वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा? जी, नाम उसका डिस्क्लोज नहीं किया जाता। जी। मैम जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं सरकारी प्रयासों के माध्यम से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी ऐसी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं, सुकन्या योजना है, या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार जो है काफ़ी सतर्क नज़र आ रही है और अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, हम ये कहेंगे। लेकिन फिर भी आपने कहा कि जो सेल्फ डिपेंडेंट लेडीज़ हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा हो रही है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी किया, हम सब भी पोजीशन पे होते हुए भी हम कई बार ये फील करते हैं कि नहीं, ये हमें जो है इन्फीरियर फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सोच का क्या करेंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे समाज में लगभग 70% विवाहित महिलाएं कभी ना कभी घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने जैसे कहा कि शिक्षा का तो बहुत बड़ी भूमिका अपने आप में है कि महिला को शिक्षित होना है, इसके साथ साथ उसको जागरूक होना है। अपने कानून तो बाद में काम करेगा, उससे पहले उसको जहां पर पहले कदम पर ही उसको लगा कि तेरे साथ कुछ ना कुछ अपमानित किया गया तुम्हें, या तो उसे लगा कि तुम्हारे बारे में गलत कहा गया, तो उसको उसी टाइम पहले तो खुद में स्टैंड लेना है, खुद में उसको एम्पावरमेंट शो करनी है अपने दिल में कि तुम एम्पावर्ड हो, कहाँ से तुम कम हो। तो सबसे पहले तो अगर वो स्टैंड लेगी तो शायद पुरुष का हाथ ही कभी नहीं उठेगा। अगर वो स्टैंड लेगी तो शायद उसका परिवार भी साथ देगा और उसके साथ उसका समाज भी। हाँ, अगर स्थिति बहुत ही भयंकर हो जाती है कि समझाने पर भी, पंचायत करने पर भी या सामाजिक प्रेशर के बाद भी वो लोग नहीं समझ रहे हैं और महिला हिंसा का शिकार हो रही है और यह समस्या घर पर नहीं सुलझ पा रही है, तो मैं ये समझती हूँ कि कानून का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। जी, यानी कि पहले तो उसको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है एंड यू शुड हैव टू अपोज इट। आपको इसको अपोज, विरोध करना पड़ेगा। उसके बाद अदरवाइज तो आप कह रहे हैं कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल, जब हम फर्स्ट टाइम नहीं अपोज करते हैं, मुझे लगता है वो सिचुएशन तब आती है, बढ़ती चली जाती है। मैम सरकारी प्रयासों की अगर हम बात करें, सरकार कहती है कि 3 वर्ड हैं जिनकी सहायता से घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है। हम ये तो नहीं कहेंगे एकदम से खत्म हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, संचार, शिक्षा और सूचना, ये किस प्रकार से काम करते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो जो हमारी जो सुविधाएं दी गई हैं, जो हमारे कानून हैं, उसके लिए हमें फीमेल्स को अवेयर इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनको कि आपको सरकार ने ये सुविधाएं दी हैं या आपके हित के लिए ये कानून बनाए गए हैं। उसके बाद उनको इन्फॉर्म करने के बाद उनमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि मैंने आपको बताया कि फीमेल के लिए ये राइट है तो वो चीज़ आप तक ना रहे। तो मैं आपसे ये उम्मीद चाहूँगी कि आप कम से कम 10 लोगों को और ये 10 फीमेल्स को और ये बात करें, तो उससे क्या होगा, लोग अवेयर होंगे। थर्ड है कम्युनिकेट, बात करना। मैम, जो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आपस में बात नहीं करते, फैमिली मेम्बर्स बात नहीं करते। बात ना करने से वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जाती है कि ना वो एक जख्म बन जाता है। तो कोई भी फीमेल है
जो हमारे इंडियन सोसाइटी, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर वो अपनी बात रखना चाहे तो उसको वो माहौल ही नहीं मिलता। उसको ये कहा जाता है इसकी बात का क्या है, कुछ नहीं है, तो सब चलता रहता है परिवार में। यही छोटी छोटी बातें ना जब फीमेल के अंदर इकट्ठी होती है तो ये एक बहुत ज़्यादा एक बीमारी, डिप्रेशन, जैसे मैम ने कहा, डिप्रेशन में भी आ जाती हैं फीमेल्स। तो इसके लिए ज़रूरी है बात करें आपस में, यानी कि जो एक हेल्दी डिस्कशन होता है जी। और इंटरेक्शन होता है फैमिली मेंबर्स के बीच में, वो मतलब महिला को चाहिए कि किसी न किसी के साथ वो इंटरेक्ट करे, ताकि उसके मन में जो भी चल रहा है, जो भी उसकी मनस्थिति है, वो समझे। बिल्कुल। इसमें मैं कुछ थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी। जैसा रेखा मैडम ने अभी बोला, IEC के तहत ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 2 बूंद जिंदगी की, ये पोलियो अभियान हमारा सरकारी रूप से चलाया गया था और बहुत सफलतापूर्वक हुआ। और अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल से स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया था अक्टूबर 2019 में, काफ़ी सफलतापूर्वक हमने उसको हासिल किया। इसी प्रकार से IEC के तहत हमें अब भारत को एक ऐसी स्थिति आ गई है कि महिला हिंसा विरोधी हमें इसी तरीके के अभियान चलाकर हमारे को इससे मुक्त करवाना है। जी। तो मैडम, जैसे सरकारी प्रयासों की बात करें तो जैसे सरकार की तरफ से क्या आप लोगों को, जैसे आप एडवोकेट हैं, देखती होंगी किस तरह के केसेस आपके कोर्ट में आते हैं, किस तरह की महिलाएं एजुकेटेड भी आती होंगी, ग्रामीण भी आती होंगी, शहरी भी आती होंगी, तो क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है कि आप लोग कैंप के माध्यम से, कैंप लगाकर जगह जगह, खासकर रूरल लेडीज़ की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज़ में उनको IEC के तहत उनको अवेयर किया जाए? देखिए मैम, ऐसा है कि जो फीमेल गरीब हैं या जो लोग गरीब हैं वो आ नहीं सकते, तो उनके लिए सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया हुआ है, फ्री कानूनी सहायता केंद्र इसको आप कह सकते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए आप जाएं तो आपको बिल्कुल फ्री में कानूनी सहायता मिलती है। तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम ऐसे अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं हर गांव में, इवन शहरों के भी गली मोहल्लों में। फीमेल्स को, ये डिफरेंट टॉपिक होते हैं, इसमें घरेलू हिंसा भी एक टॉपिक होता है। फीमेल्स को लेके बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स होते हैं। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती हैं तो हम लोग जाते हैं गांव में, लोगों को इकट्ठा करते हैं, अवेयर करते हैं उनको। ये हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छी मुहिम चला रहा है। कभी मेल, इसमें कोई यकीनी फीमेल ही जाके बताएगी। हमारे पैनल पर मेल एडवोकेट भी हैं, फीमेल एडवोकेट भी हैं। हम लोग 50 लोग हैं, हम अलग अलग जाते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में और लोगों को, फीमेल्स को अवेयर करते हैं। एक चीज़ और है मैडम कि जब मान लो कानूनी सहायता ली किसी लेडी ने और कानूनी कार्रवाई हुई उसके इन लॉज के खिलाफ, या जो भी उसके साथ घरेलू हिंसा कर रहा है या वायलेंस कर रहा है किसी भी प्रकार, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको न्याय भी मिल गया, लेकिन हर लेडी के मन में कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि इसके बाद क्या होगा, क्या मेरी फैमिली, मेरे बच्चे साथ रह पाएंगे, क्या मेरे बच्चों को पूरे फैमिली का सपोर्ट, प्यार मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए मैम, एक बहुत सिंपल सी बात है कि जहाँ पर इस तरीके की लिटिगेशन, जहाँ पर ये वाद विवाद आ जाते हैं, तो शायद वो जो एक स्मूथनेस है, जो एक रिश्ते की जो एक मिठास है, वो कहीं ना कहीं कम या ख़त्म तो होती है और उसका इफ़ेक्ट फैमिली पर, बच्चों पर पड़ता है। तो शायद वो दोबारा से उस सिरे पर नहीं चढ़ पाते रिश्ते। तो कई जो लेडीज़ ज़्यादातर 80% कह सकते हैं मैडम, वो 70% या 80% भी कहीं ना कहीं, अगर हम एक्चुअल दोबारा से डाटा खंगालेंगे तो शायद इसी डर से जो है वो रिपोर्ट नहीं करती है। जी एग्जैक्टली, इसीलिए नहीं, उनको ये लगता है कि अगर ये बात मेरी बाहर जाती है तो मेरा घर टूट जाएगा। फीमेल्स के पीछे, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है, अगर लड़कों की अपब्रिंगिंग चेंज करने की ज़रूरत है तो फीमेल्स की अपब्रिंगिंग भी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। जो हमें सिखाया जाता है शुरू से कि दब के रहो, बोलना नहीं है, शर्माना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, तो इन चीज़ों को भी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। जब हमें शुरू से ही बराबरी के हिसाब से सिखाया जाएगा तो मेल्स का भी जो दृष्टिकोण है वो बदलेगा कि फीमेल के साथ कैसे बिहेव करना है, और फीमेल का ही बदलेगा, तो शायद जो वायलेंस है ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। और जैसा कि आपने कहा कि फ़ीमेल इस डर से ही, शायद 70% फीमेल तो इसी डर से, 60% तो आती ही नहीं है कि कहीं हमारी फैमिली, क्योंकि पेरेंट्स का पीछे से सपोर्ट नहीं होता। पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा, उस घर में तेरी डोली गई है, अर्थी ही वापस आनी चाहिए, तुझे वहीं रहना है। तो उनको लगता है अगर हम यहाँ से भी, अच्छा सेल्फ डिपेंडेंट वो है नहीं फीमेल्स, अगर कुछ फीमेल जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ऐसी फीमेल वो सोचती है अगर हम यहाँ से चले गए तो हम कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चों को कौन पालेगा। तो एक ये डर जो है, ये डर तभी ख़त्म होगा जब उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा, कॉन्फिडेंट बनाया जाएगा, तो शायद ये डर खत्म हो जाएगा और डोमेस्टिक वायलेंस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जी, आप क्या कहेंगी मैडम महिलाओं के इस डर को लेकर? डर को तो दूर करना होगा महिला को खुद ही।
अगर वो एक बार स्टैंड लेती है, कानून का सहारा लेती है, पंचायत का सहारा लेती है, या खुद अपने घर में जो भी पुरुष उसके साथ ज्यादती कर रहा है, तो अगली बार वो ज्यादती करने से पहले सोचेगा। क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत बहुत कम स्तर पर ही हिंसा होती है, वो धीरे धीरे बहुत अपना बड़ा विशाल रूप ले लेती है। तो अगली बार मेरा ये मानना है कि अगर महिला कोई ना कोई स्टेप उठाए तो अगली बार करने से पहले कम से कम उसकी जो गति है वो कम होगी, उतना नहीं होगा। उसको पता है कि अगर तू थप्पड़ मारेगा ये भी आगे स्टैंड लेगी, या ये कानून का सहारा ले सकती है। तो महिला को सजग होना है। हाँ, ये भी मैं कहूँगी कि महिला ही कई बार महिला की शत्रु भी बन बैठती है। तो जो इसमें घर में सास का, ननद का जो ये रोल है, वो भी अपने बच्चों को, लड़कों को खासकर वही चीजें सिखाए जो हम लड़कियों को सिखाते हैं। लड़कियों को तो हमने आज अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया कि तुम्हें भी कमाना है, घर भी संभालना है, लेकिन मानसिकता बदलनी होगी सभी को समाज में। जी, तो इसमें मुझे लगता है कि बड़े बुजुर्गों का रोल भी काफ़ी अहम हो सकता है। जॉइंट फैमिली की अगर हम बात करें तो पहले के समय में मुझे लगता है इतना ज़्यादा, क्योंकि एक बुजुर्गों का जो प्रेशर रहता है परिवार में, और वो मोरल वैल्यूज़ भी मुझे लगता है बेहतर होती हैं कंपैरेटिवली सिंगल फैमिलीज। जी, पहले क्या था कि जॉइंट फैमिलीज थी, लोग गाँवों में ही रहते थे। लेकिन अभी आजकल हमारा औद्योगिकरण होने की वजह से, या महिलाएं अब शहरों में आकर रहने लगी हैं, तो वहाँ पर हमारे एकाकी परिवार, हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा होने लगी हैं। तो थोड़ा सा झगड़े का कारण भी ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर बड़े लोग होंगे घर में, तो वो कहीं ना कहीं अगर झगड़ा हो रहा है, इंटरफेयर करेंगे। वो उनका एक्सपीरियंस है जिंदगी के, अपने अनुभव से वो वहीं से उसको समझाएंगे। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि एकाकी परिवार में होने की वजह से झगड़ा हो, लेकिन इसमें समझदारी मुझे ये लगता है सभी तरफ से, कहाँ पर संयम रखना है और कहाँ पर आपको स्टैंड लेना है, यह महिला के हाथ में और पुरुष दोनों के हाथ में है। क्योंकि दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक पहिए से तो रथ नहीं चल सकता। तो ये धुरी है, महिला तो वैसे भी धुरी है समाज को बनाने में, परिवार को चलाने में। तो अगर हमारी महिला सशक्त होगी, तो अगर उसके साथ हिंसा नहीं होगी तो वो सशक्त होगी, और इसके साथ साथ हमारा एक अच्छे समाज की निर्माण होगा। जी मैडम रेखा, आपने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है सरकार ने हायर किए हुए हैं लेडीज़ को शिकायत को हैंडल करने के लिए। आप महिला सेल भी हैं, लेकिन कई बार ये भी डर होता है कि प्रोटेक्शन जो ऑफिसर है वो एक्शन नहीं लेता, या महिला सेल में उसकी सुनवाई नहीं होती, या उसके साथ रूडली बिहेव किया जाता है। तो ऐसे डर से भी कई बार लेडीज जो हैं पुलिस स्टेशन या प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास नहीं जाती। तो उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है अगर कोई महिला लिखित में कहे कि मेरे को एंटरटेन नहीं किया और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार इन्होंने किया? जी बिल्कुल, आप एसपी ऑफिस में आप दरखास्त दे सकती हैं कि मैं इस डेट को गई थी और मेरे साथ मुझे अच्छे से एंटरटेन नहीं किया गया, या मुझसे रूडली बिहेव किया गया, या मेरी बात को नहीं सुना गया। बिल्कुल ऑटोमेटिक एक्शन होता है मैम उसी टाइम, लेकिन आपको रिटर्न में देना होता है। फिर लोग क्या सोचते हैं कि अब कौन जाएगा दरखास्त देने, फिर हमें जाना पड़ेगा, फिर अपनी बात हम कल को हमारे ऊपर बुराई आएगी। तो ये चीजें हैं कि लोग आगे नहीं आते हैं, तो इस डर से भी लोग अपनी बात आगे नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि पहले महिलाओं को शिक्षित होना होगा कि अपने अधिकार जो क्या है, कानून आपको क्या अधिकार दे रही है, सरकार आपके लिए क्या व्यवस्था कर रही है, और आपके अपने जो हैं वो क्या क्या राइट्स हैं अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के लिए और अपने आप के लिए। तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये जो समस्या है घरेलू हिंसा को, शिक्षित होना भी आपने बिल्कुल सही बोला मैम, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ उनको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। केवल शिक्षित होने से काम नहीं चलेगा। बहुत ऐसे लोग फीमेल्स हैं जो डिग्री होल्डर हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, पर घर में अपने घरेलू हिंसा का शिकार हैं। उनको अपनी बात को अच्छे से, अपनी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन एक शब्द आपने बोला था, तो ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी में जो रीजन है वायलेंस का सबसे बड़ा, कि हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते, आपस में बात नहीं करते, क्योंकि हम अपनी बात रख नहीं पाते। तो फीमेल्स को सबसे ज्यादा ये सिखाना पड़ेगा कि अपनी बात को रखो। सही कहा मैडम ने। तो दोस्तों, अगर हमें भारत को घरेलू हिंसा से मुक्त राष्ट्र बनाना है तो पूरे समाज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होगा। जो भी हमारी घरेलू हिंसा से संबंधित समस्याएं हैं उनको एक दूसरे के साथ डिस्कस करना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक बाहर नहीं आएगी उसका सॉल्यूशन नहीं होगा।
बहुत अच्छा आपने चर्चा, आज चर्चा का हिस्सा बने हैं आप। बहुत अच्छी परिचर्चा रही और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ ना कुछ जो महिलाएं हैं वो ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम से अवेयरनेस उनके अंदर आएगी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।